ये कहानी एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। उसका एक ढाबा हुआ करता था जिसमें वो दाल पराठा बनाकर लोगों में बेचा करता। पर उसकी दाल पराठा लोगों को पसंद नहीं आती। कुछ लोग ही वहां खाने को आते। उसकी दुकान कुछ अच्छी नहीं चलती थी। आइए आइए, देसी घी के साथ दाल पराठा खाइए। टेस्टी टेस्टी गरम गरम दाल पराठे खाइए। भोला के बगल में ही एक किशन नाम का ढाबा हुआ करता था। किशन दाल मखनी और चपाती बहुत ही टेस्टी बनाता था। उसके ढाबे पर लोगों की भीड़ लगी होती थी। आइए आइए, दाल मखनी और गरम गरम चपाती खाइए। अरे अरे किशन, इतना देर इंतजार क्यों करवा रहे हो? जरा मुझे दाल मखनी और चपाती तो दे दो। कब से मैं इंतजार कर रहा हूँ। जरा ठहरिए, गरम गरम टेस्टी टेस्टी दाल मखनी और चपाती खाने के लिए थोड़ा तो इंतजार करना ही होगा। तुम कहते हो तो मैं इंतजार कर लेता हूँ। तभी किशन की नजर भोला के ढाबा पर भोला को ग्राहकों को बुलाते देखती है, तो वो भोला का मजाक उड़ाते हुए, ओहो भोला, लगता है तुम्हारे ढाबे पर तो आज भी कोई खाने को नहीं आएंगे। सारे के सारे मेरे ही ढाबे पर आते रहते हैं। ज्यादा घमंड ना कर किशन, वरना आगे पछताना पड़ेगा। समय इतना बलवान है, अगर आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी समय आएगा। अरे हाँ हाँ, चल चल देख लेंगे। इतना कहते भोला शाम में घर आता है और वो अपनी बेटी को बुखार से तपते हुए देखता है और गुस्से से कहता है, लता, तुम कितनी लापरवाह हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता हमारी बच्ची यहाँ बुखार से तप रही है और तुमने अभी तक दवाई नहीं दिलाई। चुप रहो जी, आप घर में पैसे ही कहाँ छोड़ते हो? जो भी बचे कुचे पैसे थे आपने वो भी ले लिया। अब बताओ मैं पैसे कहाँ से लाऊं? तुम तो कुछ कमाते भी नहीं हो जो इसे दवा ला कर दूं। क्या करूं, तुम ही बताओ। मैं तो अपनी तरफ से कितनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी कोई ढाबे पर नहीं आता तो मैं क्या करूं? पर अब क्या करें? शीला को दवा कहाँ से ला कर दे? हे भगवान, हमारी कुछ मदद करो। तुम मेरे बड़े भैया के पास जाकर कुछ पैसे मांग लो और शीला को दवा लेकर दे दो। मैं कुछ करता हूँ। सुबह होते ही वो लता अपने जेठानी के पास जाकर पैसे मांगती है और उदास होकर कहती है, कोमल दीदी जरा सुनो, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मेरे बच्ची का बहुत तबीयत खराब है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं उसकी दवा ला सकूं। कृपया आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं कुछ ही दिनों में आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे क्या हुआ तुम्हारी बच्ची को? रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। तुम जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर उसे इलाज करा दो। उसके दिए हुए पैसे से वो अपनी बच्ची के इलाज करवा देती है। शीला जैसे ही ठीक होती है अपनी माँ से, माँ, मुझे स्कूल जाना है, तो मेरा नाम स्कूल में क्यों नहीं लिखवा देती? मेरा सपना था कि मैं एक अच्छे से स्कूल में पढूं। अब क्या करूं बेटी, तुम्हारे पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं जो तुम्हें एक अच्छे से स्कूल में नाम लिखवा दूं। पर माँ, हम सब इतने गरीब क्यों हैं? भगवान ने हमें अमीर क्यों नहीं बनाया? मैं जब सबको स्कूल जाते देखती हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। इतना कहते ही भोला वहाँ आकर कहता है, लता, मैं ढाबे पे जा रहा हूँ। आज भगवान से प्रार्थना करना कि हमारे ढाबे पर लोग खाना खाने आए। ठीक है जी। भोला अपने ढाबे पर जाकर फिर से लोगों को खाने के लिए पुकारता है। आइए आइए भाई साहब, बहन, मेरे हाथ के गरम गरम दाल पराठे खाइए। अरे इसके दुकान में तो कोई खाने ही नहीं आता है, तो हम सब क्यों खाने को जाएं? चलो चलो, हम किशन के ढाबे पर चलते हैं। ये सुनकर भोला बहुत ही उदास हो जाता है और भोला मन ही मन कहता है, हे ईश्वर, मेरी किस्मत में क्या लिखा है? आप जैसे सबकी मदद करते हो वैसे ही मेरी मदद कर दो। मैं बहुत ही गरीब हूँ। इतना कहते ही भोला दिन रात ऐसे ही मेहनत करता और समय बीतते जाते। कुछ दिनों बाद उसके ढाबे पर एक योगी बाबा आते हैं। जरा सुनो, मुझे खाने को कुछ दे दो। मैं बहुत दूर से तीर्थ यात्रा करके आया हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आइए आइए, मैं आपको खाना खिला देता हूँ। कोई ना सही, पर आप तो मेरे ढाबे पर आए हैं। आइए बाबा, यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। भोला बहुत ही आदर से योगी बाबा को खाना खिलाता है और वो योगी बाबा खाना खाकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत ही अच्छा दाल पराठा बनाया है। इसे खाकर तो मैं संतुष्ट हो गया हूँ। योगी बाबा, अगर हमारे दाल पराठे इतने ही स्वादिष्ट होते तो आज हमारे दुकान में बहुत भीड़ लगती और लोग हमेशा हमारे दुकान पर ही आते, पर ऐसा नहीं है। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे ढाबे पर कोई भी खाने नहीं आता? हाँ बाबा,
हमारे ढाबे पर गांव के लोग कभी खाने नहीं आते, जिससे हमारा घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं घर चला सकूं। हमारी एक छोटी सी बेटी है, वो एक अच्छे से स्कूल में पढ़ना चाहती है। मेरी तो इतनी भी औकात नहीं है कि मैं अपनी बेटी को उस स्कूल में पढ़ा सकूं। योगी बाबा को ये सब सुनकर भोला पर बहुत ही दया आ जाती है। योगी बाबा भोला से कहते हैं, मुझे तुम्हारी बात सुनकर बहुत बुरा लग रहा है और तुमने मुझे इतने आदर के साथ बिठाकर खाना खिलाया, इससे मैं और भी प्रसन्न हो चुका हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारी बिक्री होना शुरू हो जाए। ऐसा कहते ही योगी बाबा अपने मंत्र से एक जादुई दाल पराठा भोला को देते हैं। ये लो भोला, तुमने बहुत ही आदर के साथ हमें दाल पराठा खिलाया। आज मैं तुम्हें एक जादुई दाल पराठा देता हूँ, जिससे तुम्हारे ढाबे पर लोग खाने को आते रहेंगे। तुम इस जादुई दाल पराठा से जो भी कहोगे वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। पर याद रहे, तुम जब भी इससे कुछ मांगोगे तुम्हारा मन साफ होना चाहिए, तभी ये जादुई पराठा तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। और हाँ, मैं कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं मांगूंगा। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। ये सुनकर योगी बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद भोला ढाबे पर अपनी जादुई पराठा के सामने मन से हाथ जोड़कर कहता है, हे जादुई दाल पराठा, कुछ ऐसा कर जो हमारे ढाबे पर लोग खाने के लिए आए और हमारे दाल पराठे बिकती रहे। ऐसे ही वो अपने मन से ये सब कहता है और आंखें खोलकर देखता है कि उसके ढाबे पर सारे लोग आकर खाने के लिए दाल पराठा मांगते हैं। अरे ओ भोला, जरा दाल पराठा दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ भोला, मुझे भी दाल पराठा दे दो, मैं घर के लिए ले जाऊंगा। आज हमारे घर में खाना नहीं बने हैं। हमारी पत्नी भी आज घर पर नहीं है, तो मुझे दाल पराठा पैक कर दो। देखते ही देखते भोला के ढाबे पर सारे लोग खाने के लिए आने लगते हैं और धीरे धीरे उसके सारे दाल पराठा बिक जाते हैं और भोला के पास ढेर सारे पैसे हो जाते हैं। शाम हो जाती है। भोला अपने घर जाते ही अपनी पत्नी से, अरे लता, जरा सुनो तो सही। आज देखो, हमारे पास एक योगी बाबा आए, जिसे मैं आदर के साथ खाना खिलाया था और वो खुश होकर मुझे एक जादुई दाल पराठा दिया और कहने लगे, तुम इससे जो भी अपनी इच्छा कहोगे वो पूरी हो जाएगी। और मैंने ऐसे ही अपनी मन की इच्छा कही और धीरे धीरे हमारे ढाबे पर भीड़ होने लगे और सारे दाल पराठा बिक गए और हमारे पास इतने पैसे हो गए कि मैं अपनी शीला का स्कूल में नाम लिखवा सकता हूँ। क्या आपने क्या कहा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। भगवान ने हमारी सुन ली है जी, इसलिए मन को हमेशा साफ रखना चाहिए। देखते ही देखते भोला अपने ढाबे पर ईमानदारी से काम करने लगा और उसके दाल पराठे गांव भर में फेमस होने लगे और किशन के जैसे ही भोला के ढाबे पर सारे लोग आने लगे। भोला का धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी, जिससे भोला का परिवार बहुत ही अमीर हो गए। अमर अपनी माँ शांति के साथ एक झोंपड़ी में रहा करता था। उसकी माँ चलने से लाचार थी। शांति घर चलाने के लिए एक चाय की छोटी सी दुकान लगाया करती थी, जिसमें वो ग्राहकों को चाय बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमाया करती थी। अमर, जल्दी से उठो, चाय की दुकान लगानी है, सामान पहुंचा दे जगह पर। माँ, आज तो बारिश हो रही है, आज रहने दो। आज कोई भी चाय पीने नहीं आने वाला। उम्मीद पर दुनिया कायम है बेटा, हमें तो अपना काम करना है ना। आना और न आना उनकी मर्जी है। अगर हम चाय की दुकान नहीं लगाएंगे तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा भला? माँ, नींद बहुत आ रही है, रात को बहुत थक गया था। ठीक है, तो दुकान पर ही सो जाइयो, बस मेरा सामान पहुंचा दो। अमर इसी तरह से अपनी माँ शांति की मदद किया करता था। अमर चाय का सामान जगह पर पहुंचाकर अपनी माँ को वहाँ पर बिठा दिया करता था। एक बार शांति ने जब सामान चेक किया तो उसमें चीनी खत्म हो गई थी। उसने पास की दुकान से चीनी लाने के लिए अमर को भेजा। अमर, चीनी खत्म हो गई है, चाय बनाने के लिए चीनी की जरूरत पड़ेगी। एक काम कर, तू पास की दुकान से चीनी ले आ। ठीक है माँ, लाओ, पैसे दे दो। पैसे तो थोड़े से ही है, एक काम कर, थोड़ी सी ही चीनी लेकर जल्द से वापस आ जाइयो। अमर चीनी लाने के लिए वहाँ से चल पड़ता है, पर जहाँ से वो चीनी लेता है वो दुकान बारिश की वजह से बंद थी। वहाँ पास में खड़ा एक आदमी उसको बताता है कि थोड़ी सी दूर चल के एक दूसरी दुकान है,
वहाँ से वो चीनी खरीद ले। अमर उसकी बात मानकर चल देता है। ये दुकान तो बंद है, पास की दुकान से ही चीनी ले आता हूँ। अगर चीनी लेकर दुकान पर वापस नहीं गया तो आज चाय नहीं बिकेगी और घर का खर्चा भी नहीं चलेगा और माँ की डांट पड़ेगी वो अलग। अमर थोड़ी सी दूर चलता है पर उसे दुकान नहीं मिलती और वो अपने मार्ग से भटक जाता है। फिर उसे एक जगह चलते चलते एक बुढ़िया मिलती है। अरे लड़के, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? माँ जी, चीनी लेने जा रहा हूँ। लगता है यहाँ पर नए आए हो, पहले तो कभी तुम्हें देखा नहीं और जिधर की तरफ तुम जा रहे हो वहाँ तो नीरा जंगल है, वहाँ तुम्हें चीनी भला कहाँ मिलेगा? माँ जी, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मेरी माँ ने मुझे चीनी लाने भेजा था, पर वहाँ दुकान बंद थी तो मैं दूसरी दुकान से चीनी लेने आ गया। आगे बढ़ा और वापस से रास्ता भटक गया। अगर मैं समय पर दुकान पर नहीं पहुँचा तो माँ बहुत परेशान होंगी। मुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता। तू चिंता मत कर, मैं तुझे घर पहुँचा दूंगी। बुढ़िया अपनी लकड़ियों का गट्ठा उठाने की कोशिश करती है। तभी अमर को उस पर दया आ जाती है। माँ, मैं आपकी सहायता कर देता हूँ, चलिए। बेटा, ये तो मेरा रोज का काम है। अकेली जान हूँ, लकड़ियाँ बिन कर लेकर जाती हूँ और खाना बनाती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, आज मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। चलिए, आप मुझे अपना घर बता दीजिए, मैं ये लकड़ियाँ आपके घर पहुँचा देता हूँ। बुढ़िया अमर को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वहाँ पर उसने मालपुए बना रखे होते हैं, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। अमर को बहुत भूख भी लगी होती है। माँ जी, आपकी यहाँ पर तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, आज ही मैंने मालपुए बनाए हैं। मुझे लगता है तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है। तुम बहुत देर के घर से निकले हुए हो। लो, मालपुए खा लो। अमर मालपुए जैसे ही खाता है, उसकी भूख एकदम शांत हो जाती है और वो थकान भी भूल जाता है। मालपुए खाते खाते वो अपनी आर्थिक स्थिति भी उसको बता देता है। जब वो ठीक महसूस करता है, तब वो चलने के लिए उस औरत से कहता है। माँ जी, मालपुए बहुत अच्छे थे। अब मुझे घर के लिए रवाना होना चाहिए। चलो, मैं तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देती हूँ। ये लो, एक मालपुआ बचा है। तुम इस मालपुए को अपनी माँ को खिला देना और जो बचे उसे एक डिब्बे में रख देना। ठीक है माँ जी। अमर उसके साथ घर की ओर चल पड़ता है। बुढ़िया उसे बीच रास्ते में रास्ता समझा देती है और आगे अकेले जाने के लिए कहती है। जब अमर पीछे मुड़कर देखता है तो वो कहीं नजर नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे गायब हो गई है। वो इस बात को नजरअंदाज करके दुकान पर पहुंचता है और सारी बात बताकर अपनी माँ को मालपुआ खाने देता है। लेने भेजा था चीनी और ले आया मालपुआ। कोई नहीं, ला, मालपुआ खाए हुए तो अरसा बीत गया। भगवान उसका भला करे जिसने तुझे मालपुए खिलाए और तुझे सही रास्ते पर भेज दिया। शांति जैसे ही मालपुआ खाती है तो उसके पैरों में जान आ जाती है और वो खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि कभी वो अपाहिज हुई ही नहीं थी। ये देखकर अमर को बहुत अच्छा लगता है और शांति आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये क्या, मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। खड़ी ही नहीं बल्कि अपने पैरों से नाच भी सकती हूँ। ये मेरी जिंदगी का अनमोल तोहफा है। पर ये सब हुआ कैसे? माँ, जब मैंने मालपुए खाए तो तब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा शरीर मालपुए खाने से पहले बहुत थका हुआ था और जब मैंने मालपुए खाए तो ऐसा लगा जैसे कि मैं बिल्कुल भी नहीं चला हूँ और मेरी थकावट भी दूर हो गई। मुझे लगता है ये मालपुआ जादुई है। लाओ माँ, जो मालपुआ बचा है उसे मैं डिब्बे के अंदर रख देता हूँ। बूढ़ी माँ ने यही कहा था। ये लो, अब नहीं खाया जा रहा, इसको तो डिब्बे में ही रख दे। मालपुआ खाकर शांति जवान खूबसूरत युवती हो जाती है और उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। सुबह उठकर जब दोबारा शांति मालपुआ खाने के लिए डिब्बा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या अमर, देखो इस डिब्बे में क्या हो गया। क्या हुआ माँ?
मालपुआ खराब हो गया क्या? नहीं, मालपुए ने तो हमारी जिंदगी ही संवार दी। वो आधा डिब्बा हीरों से भरा हुआ था और आधा मालपुए से। अब शांति और अमर काफी अमीर हो गए थे, पर वो चाय की दुकान पर मालपुए बेचना नहीं छोड़ते। उनके मालपुए को जो भी खाता था वो स्वस्थ हो जाता था। उसकी पुरानी से पुरानी बीमार ठीक हो जाती थी। इस जादुई मालपुए ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। कहाँ हम रोटी रोटी के लिए मोहताज थे और आज हम ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमें उस बूढ़ी माँ के पास दोबारा जाना चाहिए। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। उसके इस जादुई मालपुए का धन्यवाद तो करना बनता ही है। अमर और शांति उसी जगह पर झोपड़ी में जाते हैं, पर वहाँ वो बूढ़ी औरत नहीं होती। वो उसको बहुत तलाशते हैं पर वो नहीं मिलती। अब दोनों उस मालपुए को बूढ़ी औरत का आशीर्वाद समझकर अपने पास ही रख लेते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। वो हर हफ्ते मालपुए का भंडारा करते हैं और गरीबों का पेट भरते हैं, पर इस चीज का वो कभी भी घमंड नहीं करते। मीरापुर गांव में रहने वाला मोहन बहुत ही शरारती, जिद्दी और कामचोर लड़का था। उसके पिताजी गांव के बाजार में जलेबी की दुकान लगाते थे और उनकी जलेबियां पूरे गांव में बहुत मशहूर थी। मोहन अपने पिताजी की कोई मदद नहीं करता और हमेशा आवारा लड़कों की तरह गांव में घूमता रहता। अरे नालायक, कभी कुछ काम भी कर लिया कर। जब देखो आवारा घूमता रहता है। बेटा, जब तक मेरी उम्र हो चली है, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, तो कुछ काम काज करना शुरू कर दे, नहीं तो मेरे बाद तेरा क्या होगा भगवान जाने। क्या पिताजी, जब देखो एक ही बात बोलते रहते हो। अभी तो मेरा आराम करने का समय है, जब समय आएगा काम काज भी कर लूंगा। तुझे कितनी बार कहा है मेरे काम में सहयोग किया कर, जिससे तू भी कुछ सीख जाएगा, लेकिन तुझे तो कुछ समझ में नहीं आती। अरे ये जलेबी वलेबी बनाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो कुछ बड़ा काम करूंगा। ना जाने कब अकल आएगी इसे, कब समझेगा ये। एक दिन मोहन के पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। उनके जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मोहन पर आ जाती है। बेटा, जब तक तेरे पिताजी थे हम सबका पालन पोषण करते थे। उनके जाने के बाद अब ये जिम्मेदारी तुम पर आ गई है। अब तुम्हें ही कुछ काम धंधा करना होगा। माँ, पिताजी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगा। मोहन काम की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे कहीं कुछ काम नहीं मिलता, क्योंकि उसे कोई काम नहीं आता था तो किसी ने भी उसे अपने पास काम पर नहीं रखा। दर दर भटकता मोहन गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर पहुंच जाता है। वो बहुत परेशान होता है। उसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने पिताजी की कही बातें याद कर रोने लगता है। पिताजी, आप कितना सही कहते थे, लेकिन मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। आप हमेशा मुझे कुछ काम करने और जिंदगी में कुछ करने की सीख देते थे, लेकिन मैं आपके बातों को मजाक में टाल देता था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। काश मैंने आपकी बात मान ली होती और आपसे जलेबियां बनाना सीख ली होती, तो आज मुझे यहाँ वहाँ काम की तलाश में भटकना नहीं पड़ता। मोहन रोते रोते खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है। अब क्यों रो रहे हो? जब तक पिताजी थे तब तक तो तुमने उनकी एक ना सुनी और आज पछतावा हो रहा है तुम्हें। आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? मैं कौन हूँ और तुम्हें कैसे जानता हूँ, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। फिलहाल तुम्हें अपनी परिवार के बारे में सोचना चाहिए। उनके पालन पोषण के बारे में सोचो। वही सोच सोच कर तो मैं परेशान हूँ बाबा, कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा है। बूढ़ा आदमी मोहन को एक जलेबी का बड़ा सा टुकड़ा देता है। ये लो, ये जलेबी लो और जाकर अपने पिताजी की दुकान में बनाना शुरू कर दो। लेकिन मुझे तो जलेबी बनानी आती ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, ये जलेबी जो मैंने तुम्हें दी है इसे वहां रख देना जिसमें तुम्हारे पिताजी जलेबी बनाते थे,
उसके बाद वो कढ़ाई जलेबियों से भर जाएगी और तुम उसे बेचकर पैसा कमा सकते हो और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा भी कर सकते हो। मोहन जलेबी लेकर अपने पिताजी की दुकान पर जाता है और बूढ़े बाबा को उनके कहे अनुसार जलेबी को कढ़ाई में रख देता है और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखता है कि कढ़ाई जलेबियों से भर गई है। उन जलेबियों की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि लोग मोहन की दुकान की तरफ आने लगते हैं। देखते ही देखते दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। मेरे लिए 1 पाव जलेबी दे देना। मेरे लिए भी 1 पाव। अरे मोहन, मेरे लिए आधा किलो जलेबी तोल देना। मोहन सबके लिए जलेबियां तोलता है और जल्दी ही उनकी सारी जलेबी बिक जाती है। मोहन को जलेबियां बेचकर अच्छी कमाई होती है। वो खुशी खुशी घर जाता है। माँ देखो, यदि आज पिताजी होते तो कितना खुश होते। मैंने अपनी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुझे काम मिल गया और तू अपने परिवार को अच्छे से संभालने लायक हो गया। नहीं माँ, मुझे किसी ने नौकरी नहीं दी, बल्कि ये सब तो उस बूढ़े बाबा की जादुई जलेबी का असर है। बूढ़े बाबा, जादुई जलेबी, ये सब तो क्या कह रहा है बेटा? मोहन अपनी माँ को बूढ़े बाबा से हुई मुलाकात के बारे में बताता है। मोहन की माँ उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगती है और फिर मन ही मन मुस्कुराती है। अब मोहन प्रतिदिन अपने पिताजी की दुकान पर जाता और उस जादुई जलेबी की मदद से ढेरों जलेबियां बनाता जो मिनटों में बिक जाती। एक दिन मोहन की दुकान पर एक भिखारी आता है। बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को दे दो। मोहन अपनी दुकान से 2 जलेबियां उस भिखारी को दे देता है। भिखारी मोहन की दुकान के अंदर बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। असल में वो भिखारी दूसरे गांव में रहने वाला चंदू हलवाई था, जो मोहन की जलेबियों की तारीफ सुनकर भेस बदलकर उसकी जलेबियों की विधि चुराने आया था। ये जलेबियां तो वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। मुझे छुपकर उसकी जलेबियों की विधि को देखना होगा, ताकि अपने गांव जाकर मैं भी इसी तरह पैसे कमा सकूं। चंदू मोहन की नजर बचाकर दुकान के अंदर छुप जाता है। मोहन अपनी जादुई जलेबी निकालता है और उसे कढ़ाई में डालता है और देखते ही देखते कढ़ाई जलेबियों से भर जाती है। चंदू ये सब छुपकर देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है, ये सब इस जादुई जलेबी का कमाल है। मुझे ये जादुई जलेबी चुरानी होगी। रात को जब मोहन जलेबियां बेचकर दुकान बंद करके घर चला जाता है, तो चंदू चुपचाप वहां आता है और वो जादुई जलेबी ढूंढने लगता है। वो जादुई जलेबी को दुकान के कोने कोने में ढूंढता है, लेकिन उसे वो जलेबी कहीं नहीं मिलती। आखिर इस मोहन के बच्चे ने जलेबी कहाँ रखी है? कब से ढूंढ रहा हूँ। दिन में जब उसकी दुकान में देखा था तब तो वो यही पड़ी थी, लेकिन अब कहाँ चली गई? तभी उसे दुकान में एक आवाज आती है। वो जलेबी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अरे कौन है? कौन है यहाँ? हिम्मत है तो सामने आओ। तभी उसके सामने वो बूढ़े बाबा आ जाते हैं। चंदू उन्हें देखकर बुरी तरह से डर जाता है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मैं इस दुकान का मालिक हूँ। ये मेरी दुकान है और वो जलेबी भी मेरी है। तुम्हारी दुकान? झूठ मत बोलो तुम। ये दुकान तो मोहन की है। तुम कौन हो? मैं मोहन का पिता हूँ। मैंने अपने बेटे को कितना समझाया कि वो मेरे साथ काम करे और कुछ सीखे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मेरी मृत्यु के बाद जब उसे कोई काम धंधा नहीं मिला तो मुझे उसकी मदद के लिए आना ही पड़ा। क्या मृत्यु हो चुकी है? मतलब तुम एक भूत हो? भूत भूत, भागो, बचाओ। चंदू वहां से भाग जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। मोहन अपनी जादुई जलेबी के जादू से खूब जलेबियां बनाता और बेचता। जल्दी ही उसके और उसके परिवार के दिन बदल गए और उसका जीवन खुशियों से भर गया।